फाइन। तो यहाँ पे हमने स्टॉप किया था। क्या अभी आप लोग को दोनों कंपोनेंट्स क्लियर हो गए हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल और ये जो प्रेशर पोटेंशियल है? अब यहाँ पे देखो, आप लोग को ये कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इसका जो मेजरिंग यूनिट है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज ओनली कन्वर्शन। ठीक है, आप सबको भी पता है कि 1 बार कितने के बराबर होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 1 बार का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ भी आपको रिलेशन दिया गया है। तो ये जो यूनिट्स हैं वो मैंने केवल इसीलिए ऐड किए हैं कि सपोज आपको कभी कोई न्यूमेरिकल आ जाए इसके बेसिस पे कि आपको कैलकुलेट करना हो, तो आपको यूनिट्स मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्दो ये जो यूनिट्स हैं ये प्रेशर के हैं और आप ये केमिस्ट्री में भी सीखोगे। ऑल राइट, तो दिस वाज द टू कंपोनेंट्स। ऑल्दो तीसरा कंपोनेंट जो होता है दैट इज मैट्रिक पोटेंशियल, या फिर उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो आप कभी भी ध्यान उस पे नहीं देंगे, क्योंकि ग्रेविटी का या मेट्रिक पोटेंशियल का जो इफेक्ट होता है वाटर पोटेंशियल के ऊपर, दैट इज नेग्लिजिबल। तो हमें उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की या उस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो कि अगर आप अबव कंसेप्ट को लगाते हो अलग अलग सेल्यूलर कंडीशंस पे, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सेल्यूलर कंडीशंस दैट वी विल बी टेकिंग? We will be talking of the turgid cell, we will be talking about flaccid cell, and then we will be talking of the plasmolysed cell. ठीक है, ये कंडीशंस होंगी। तो अगर यहाँ पे हम एक फुली टर्जिड सेल की बात करते हैं, तो फुली टर्जिड सेल में आप ही इमेजिन करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्जिडिटी? टर्जिडिटी का मतलब होता है कि आपका जो सेल है वो नॉर्मल स्टेट में है, ना उसके अंदर कुछ जा सकता है ना उससे बाहर कुछ आ सकता है। उसी को हम टर्जिडिटी कहते हैं या नहीं? स्वेल्ड अप सेल जो होता है, रिमेम्बर इसकी बात हमने ऑस्मोसिस के टाइम पे की थी जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देख रहे थे। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टर्जिड सेल, वी वेरी वेल नो दैट देयर विल बी नो इनफ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और वहां पर सॉल्वेंट का आउटफ्लो जो होता है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि वहां पे ना तो सॉल्वेंट अंदर जा रहा है ना तो सॉल्वेंट बाहर आ रहा है, तो उससे आप ही समझ जाइए कि वाटर पोटेंशियल क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देके वो कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे उस कंडीशन को समझ लीजिए अच्छे से। कंडीशन आपको दी गई है कि सपोज ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसी भी टर्जिड सेल के लिए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब है सॉल्यूट पोटेंशियल, किसी टर्जिड सेल के लिए इट इज गिवन -10 atm। ठीक है, और उसका जो प्रेशर पोटेंशियल आपको दिया गया है सेम सेल के लिए जो टर्जिड सेल है, प्रेशर पोटेंशियल दिया गया है आपको 10। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है, बचपने में इंटीजर सीखे होंगे ना, तो इंटीजर्स में आपको पता होगा। ओके, एक डाउट है पहले कुणाल का, वो क्लियर कर लेते हैं। मैम बट वाटर पोटेंशियल इज 0 फॉर प्योर वाटर ओनली ना? हाँ बिल्कुल 0 होता है, तो अभी हम निकाल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो कुणाल, अभी आ रहे हैं आपकी बात पे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो टर्जिड सेल है उसमें आपको एग्जाम्पल बताया गया कि उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है दैट इज -10 और जो उसका प्रेशर पोटेंशियल है दैट इज 10। तो जब आप इन दोनों को एड ऑन करके, ये दोनों तो वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स है ना कुणाल भैया? ठीक है, ये दोनों तो वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स हैं। अभी वाटर पोटेंशियल निकाला कहाँ है? अभी जब आप इन दोनों मैग्नीट्यूड को लेके यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, तो वाटर पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा? वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपका वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल की जगह आप रखोगे -10, प्रेशर पोटेंशियल की जगह आप रखोगे +10। अब -10 और +10 क्या होता है ये मैं बताने वाली हूँ क्या कक्षा 11वीं के छात्रों को? क्या मैं ये बताने वाली हूँ कि -10 और +10 क्या होता है? ऑब्वियसली वो क्या होगा? वो होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या निकला? टर्जिड सेल के केस में 0 निकला है। क्लियर? अब ठीक है, एक और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है देख लेते हैं। बट द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज नॉट प्योर वाटर। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो प्योर वाटर नहीं है। लेकिन कुणाल और देव, आप दोनों के लिए मैं ये बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, आप ये कंडीशन क्यों भूल जा रहे हो कि टर्जिड सेल का मतलब होता है अ सेल विच कंटेन्स
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉल्वेंट, तभी तो वो फूला था, तभी तो वो स्वेल हुआ था। तो अगर वहां पे आपने सॉल्वेंट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपके लिए नेग्लिजिबल नहीं हो गई क्या? बताइए, बताओ, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपके लिए नेग्लिजिबल नहीं हो गई क्या? psi s is equals to psi p, how is that possible? नहीं हो सकता। देव, आप अलग डायरेक्शन में चीजों को समझ रहे हो, ठीक है? आप जिस चीज को, नहीं, आप दोनों चीजों को इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, वो इक्वलाइज नहीं हो सकती क्योंकि दोनों कंसेप्ट अपने आप में बहुत डिफरेंट है। प्रेशर पोटेंशियल तो वहां रहेगा ही रहेगा क्योंकि जो सॉल्यूट है वो नेग्लिजिबल हुआ है, वहां से गायब नहीं हुआ है, ठीक है? ये कंडीशन थोड़ा सा आप समझो, आप एक बार वापस से मेरी बोली गई बातों को रिकॉर्डिंग में सुनना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी सबको समझ में आया मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? जब सेल टर्जिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्वेल्ड है, उसके अंदर बहुत सारा सॉल्वेंट जा चुका है, लेकिन सॉल्यूट वहां से गायब नहीं हो गया है, ठीक है? तो दैट इज द रीजन कि वहां पे प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगाई जा रही है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए लग रहा है सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है? ये चीजों पे जरा फोकस करो। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो कैलकुलेशन मैंने आपको अभी करके दिखाई थी, आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, +10 -10 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, अगर हम फ्लैसिड सेल की बात करते हैं, देव, हम इस बारे में ना पर्सनली बात करते हैं, ठीक है? जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के डाउट सेशन में। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज द केस ऑफ अ फ्लैसिड सेल। अब जो फ्लैसिड सेल होता है, तो मैंने आपको बताया है कि जो फ्लैसिड सेल होता है वो झूला हुआ या थोड़ा लूज सा सेल होता है, तो वहां पे टर्गर प्रेशर 0 होता है। फ्लैसिड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर इज फाउंड टू बी 0, ठीक है? इसका मतलब जो प्रेशर पोटेंशियल हुआ वो भी 0 हो जाएगा, हाँ या ना? हमने अभी अभी ये चीज पढ़ी थी, कौन सी चीज हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे जो आपका प्रेशर पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल्स टू टर्गर प्रेशर। अब इस गिवन सिचुएशन में जो टर्गर प्रेशर पाया जा रहा है वो 0 पाया जा रहा है, तो अगर टर्गर प्रेशर 0 है तो यहाँ पर प्रेशर पोटेंशियल भी 0 है, ठीक है? तो ये वाली कंडीशन हो गई। और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपको यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है -10 बार, क्लियर? तो अब इसको आप वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए यूज कर लो, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है। सॉल्यूट पोटेंशियल की जगह पे आप रखोगे -10 बार्स प्लस टर्गर प्रेशर की जगह पे आप रखोगे 0। तो यहाँ पे जो आपका वाटर पोटेंशियल निकला वो निकला क्या? -10। अब देव की बात पे मैं वापस आती हूँ। देव, जो तुम कहना चाह रहे हो ना कि ओवरऑल जो वैल्यू हुई वो नेगेटिव हुई, वो तो अब निकल के आई है ना? यस और नो? देव, अभी आपका डाउट आई गेस क्लियर हो गया होगा जब आपने लास्ट आंसर देखा होगा। एग्जैक्टली exactly. अब देखो, आप लोग के साथ इश्यू क्या है कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो पहले मैं आपको कंपोनेंट समझा रही हूँ इंडिविजुअल। कंपोनेंट्स जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ या कंडीशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग तभी रिजल्ट में जंप कर जाते हो, ठीक है? यू ऑल आर मूविंग वन स्टेप अहेड। बी पेशेंट, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो और जो आप समझ रहे हो वो रिजल्ट पे हम आएंगे, बट थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है? तो अभी फ्लैसिड सेल वाली कंडीशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट थिंग पे हम आ जाते हैं। अगला जो कंडीशन यहाँ पे होगा वो होगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल का। अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल की जब आप कंडीशन देखोगे तो उसमें क्या होगा? प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है कि सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है? हमने क्या देखा था कि सेल है, इसको आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हो तो इसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, वॉल से डिटैच हो जाता है। दिस वाज ओनली अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अभी मुझे आपको प्लाज्मोलिसिस बताना भी है, ठीक है? तो ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गया आपका। अब इस कंडीशन को इमेजिन करो कि यहाँ पे टर्गर प्रेशर नेगेटिव होगा। टर्गर प्रेशर नेगेटिव क्यों होगा? देखो यहाँ डायग्राम देखो ध्यान से तो आपको क्लियर हो जाएगा।
टर्गर प्रेशर नेगेटिव इसीलिए होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म श्रिंक होके यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि ये श्रिंक हो गया तो ये वॉल पे जो भी प्रेशर लगाएगा वो बहुत 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 कम होगा। मतलब कि क्या, बहुत 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 कम होने का मतलब नेगेटिव। ठीक है, टर्गर प्रेशर यहाँ पे बहुत 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 कम मतलब कि नेगेटिव, क्योंकि साइटोप्लाज्म जब फूला हुआ रहता है तो वो अच्छा खासा टर्गर प्रेशर लगाता है, बट अभी तो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो टर्गर प्रेशर है उसकी वैल्यू बहुत बहुत नेगेटिव हो गई। ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल होता है या जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, आपको पता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको दो वैल्यू दी गई कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है दैट विल बी -10 बार, टर्गर प्रेशर बहुत नेगेटिव हो गया तो दैट विल बी -12 बार। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को जब आप वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए यूज करोगे तो क्या यूज होगा। ठीक है, कैसे इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए। हमें पता है कि जो वाटर पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। क्लियर। अब यहाँ पे आपको पता है कि सॉल्यूट पोटेंशियल वाज -10 बार प्लस जो यहाँ पे आपका प्रेशर पोटेंशियल है वो हमेशा टर्गर प्रेशर के बराबर होता है और यहाँ पे वो दिया गया था -12 बार। याद आया, यहाँ पे वो दिया गया था -12 बार। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है -12। तो बताओ वाटर पोटेंशियल कितना निकल के आएगा, कितना आएगा, दिस विल बी -10 -12। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताइए। यस, ठीक है, वो वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इन दोनों को रखने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो कि जो पोटेंशियल की नेगेटिविटी है वो इस हद तक बढ़ गई। और क्यों बढ़ गई, रीजन सिर्फ एक ही है कि जो टर्गर प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा था। ठीक है, टर्गर प्रेशर जितना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जो मैंने आपको वैल्यू दी दैट वाज ओनली एग्जांपल। यहाँ की कंडीशन के हिसाब से इसने प्रेशर पोटेंशियल को 2 बार माना है, तो अगर आप 2 ले लोगे तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी -12। तो मैग्नीट्यूड आपके लिए डिफर कर सकता है, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा, बट आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, कि कहाँ पर मेरी वैल्यू नेगेटिव निकलेगी या कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। ऑल राइट, तो दिस वॉज द 3 कंडीशंस। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में क्यों जाता है, फिर ये वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है। ऑल राइट, हमने ये दोनों कंटेनर को, हम ये दोनों कंटेनर को है ना कनेक्ट कर देते हैं आपस में, या फिर एक दूसरा कंटेनर बना लेते हैं या कनेक्टेड ही बना लेते हैं, दैट वुड बी बेटर। तो यहाँ पे दो कंटेनर आप इमेजिन करके चलिए, वन कंटेनर इज लाइक दिस और इसका कनेक्शन है दूसरे कंटेनर के साथ। ये ऐसे यहाँ पे दो कंटेनर रखे गए हैं, एक को ए मान लीजिए और दूसरे को बी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर है ना, अब हम लोग क्या फिल कर लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल फिल कर लेते हैं। जब आप वाटर मॉलिक्यूल फिल करोगे तो से सपोज यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर के साथ किसी चीज का सॉल्यूशन ले लेते हैं। किसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट है जो इसमें एडेड है, सॉरी सॉल्यूट है जो कि यहाँ पर एडेड है। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सॉल्यूट। अब देखो कि यहाँ पे आपको भी पता है कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। यस, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। वेरी गुड, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। अब जहां आपने सॉल्यूट डाला, मान लेते हैं कि इसका जो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू है वो नेगेटिव हो गया है, से सपोज इसको हम -2 बार्स ले लेते हैं। ओके, तो अब आप बताओ कि सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा। मुझे और कुछ नहीं समझाना, मुझे बस ये डायग्राम बनाना था। अब सब चीजें आप खुद समझ जाएंगे अगर आपको ऑस्मोसिस क्लियर होगा।
अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर होगा, अगर आपको सॉल्वेंट का फ्लो क्लियर होगा, आप ही बताइए कहाँ से फ्लो होगा यहाँ पे। वेरी गुड कुणाल, अब समझ में आया कि हायर वाटर पोटेंशियल से सॉल्वेंट हमेशा लोअर वाटर पोटेंशियल में कैसे जाता है। आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या चल रहा है, जहाँ पे लिक्विड ज्यादा है, जहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। जहाँ पर लिक्विड कम है, सॉल्यूट आ गया, तो वहां पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो दैट इज द रीजन दैट सॉल्वेंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी अभी सबको क्लियर हो गया। तो ये था कंसेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। इसके बाद हमें छोटे छोटे से कंसेप्ट जानने हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कब होता है कि जब भी आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हो, तो वो सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ने लगता है, वो वॉल से डिटैच हो जाता है। That concept is called as plasmolysis. Basically, shrinkage of cytoplasm, shrinkage of protoplasm inside a cell. That phenomenon is plasmolysis. और ये कब होगा, जब आप किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की इवेंट्स होती हैं जब भी प्लाज्मोलिसिस चलता है। सबसे पहले अगर आपने किसी टर्जिड सेल को प्लेस कर दिया किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें क्या होगा, एंटर होना स्टार्ट करेगा या उसमें से बाहर आना स्टार्ट करेगा। सेल से कौन बाहर आएगा, वाटर बाहर आएगा। ठीक है, जब भी आपने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया, सेल में से श्रिंकेज होते जा रहा है, पानी बाहर आता जा रहा है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, तो जो सेल सैप है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा जो टर्गर प्रेशर है वो घटता जाएगा। टर्गर प्रेशर क्यों घटेगा, क्योंकि टर्गर प्रेशर अंदर से वॉल पे लगता है। अब तो साइटोप्लाज्म ही सिकुड़ गया, तो टर्गर प्रेशर लगाने के लिए बचा कौन, तो उसकी वैल्यू भी घटती जाएगी। जैसे ही टर्गर प्रेशर डाउन होता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, और उसको हम लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एक बार डायग्राम पे चलो, ये देखो, ये आपका सेल है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा सेल, ये नॉर्मल सेल था। अब ये सेल को आपने किस में प्लेस कर दिया, सेल को आपने प्लेस कर दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो अब आप देखो कि जो साइटोप्लाज्म बहुत अच्छे से यहाँ फिल कर रखा था, ये सिकुड़ना स्टार्ट हो रहा है, इसका श्रिंकेज स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, और ये जो फर्स्ट स्टेज होता है इसको हम कहते हैं लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। अब इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेज आएगा। अगले स्टेज में क्या होता है पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आपका आएगा वो ये होगा कि जो वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप होता है इट ऑल्सो स्टार्ट्स श्रिंकिंग। तो अब वैक्यूल भी सिकुड़ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ वैक्यूल भी छोटा होता जाएगा। दैट विल अल्टीमेटली लीड टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, इस कंडीशन को हम सेकेंड फेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। अगेन यहाँ डायग्राम पे देखो, आप देखो कि जैसे जैसे आप यहाँ पर साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज देख रहे हो, वैक्यूल भी अपनी वॉल्यूम कम करता जा रहा है। दिस इज वैक्यूल जिसको मैंने अभी एनोटेट किया, इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम, छोटा होता जा रहा है। और आप लास्ट वाले स्टेज में देखो कि वैक्यूल पूरा गायब ही हो गया। यस और नो, ये चीज आपको दिखाई दे रही है या नहीं लास्ट वाले स्टेप में, कि जो वैक्यूल है इट हैज कंप्लीटली डिसअपीयर्ड। ओके, तो ये आपका पहला स्टेज जिसको हम लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये आपका दूसरा स्टेज है जहां पर वैक्यूल छोटा होने लगता है, इसको हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। और लास्ट में जब आपका वैक्यूल पूरे तरीके से सिकुड़ चुका होता है तो उसको कहा जाता है कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस,
या फिर फुल प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस अब खत्म हुआ है। 3 स्टेजेस होते हैं इसके। सबसे पहले श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट होगा, सेकेंड स्टेप में श्रिंकेज ऑफ वैक्यूल स्टार्ट होता है, थर्ड स्टेज में वैक्यूल डिसअपियर होता है, साइटोप्लाज्म पूरा श्रिंक हो जाता है। अब ये जो आपका लास्ट वाला सेल है, इस सेल को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। दिस विल बी टर्म्ड एज अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो दिस इज प्लाज्मोलिसिस। और ये कब होता है? जब सेल को प्लेस किया जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब आप इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे तो क्या होगा? अगर आपने प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा सेल के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? तब आपका एक्सोऑस्मोसिस नहीं होगा, तब उसका ऑपोजिट प्रोसेस होगा, दैट इज एंडोऑस्मोसिस। मतलब जो लिक्विड है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा, तो जो सेल है वो अपनी लॉस्ट वॉल्यूम रीगेन करेगा, इंक्रीज हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, वैक्यूल जो है वो वापस आ जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट क्या कहा जाता है? इस कंसेप्ट को कहा जाता है डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अगर आप डायग्रामेटिकली देखो तो देखो, पहले ये नॉर्मल सेल था जिसको हमने प्लाज्मोलाइज किया बाय कीपिंग इट इनसाइड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया? प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस यहाँ हुई। और प्लाज्मोलिसिस कब होगा? जब आप यहाँ सेल को प्लेस करोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया तो जो कंसेप्ट चला वो एक्सोऑस्मोसिस चला था, राइट? अब जब आप यहाँ सेल को वापस से प्लेस कर रहे हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करने से जो कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा वो चलेगा एंडोऑस्मोसिस, जिससे कि सेल की वॉल्यूम वापस से नॉर्मल हो जाएगी। तो दैट कंसेप्ट पहला वाला वाज प्लाज्मोलिसिस, और ये वाला जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। क्लियर? तो अभी प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है? टेल मी फास्ट। Plasmolysis and deplasmolysis, anyone is having any kind of issues or problems? Fine. तो इसके बाद सिग्निफिकेंस देख लीजिए यहाँ पे कि सिग्निफिकेंस क्या होता है प्लाज्मोलिसिस का। काफी सारे इंपॉर्टेंसेस होते हैं यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस के, जैसे कि अगर आप एक लिविंग सेल को नॉन लिविंग सेल से डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो वो भी आप प्लाज्मोलिसिस के थ्रू ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर डेड सेल होगा तो हम किसी भी सेल को नॉन लिविंग या डेड कब बोलते हैं? जब उसके अंदर साइटोप्लाज्म मर चुका होता है, ड्राई हो चुका होता है। तो अगर कोई नॉन लिविंग या डेड सेल है तो वो ऑलरेडी प्लाज्मोलाइज्ड है, उसको अगर आप फर्दर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या वो और प्लाज्मोलिसिस शो करने वाला है? एक डेड सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पहले से ड्राई हो चुका है, आप उसको वापस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो प्लाज्मोलिसिस दिखाएगा क्या? नो, ऑब्वियसली नॉट। तो आप डिफरेंशिएशन के लिए कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मोलिसिस यूज कर सकते हो। अगला चीज है कि अगर आपको किसी भी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जज करना है तो वहां आप इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस के थ्रू उसको मेजर कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सेल के अंदर यूजुअली कौन से सेल, या फिश या मीट का वो एग्जाम्पल ले रहा है, उसको सड़ने से बचाना है तो हम उसको प्लाज्मोलाइज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि यूजुअली जब घर पे अचार वगैरह बनाया जाता है तो उसको नमक लगा के धूप में छोड़ दिया जाता है। किसी ने कभी देखा है अचार वगैरह बनते हुए अपने घर पे? यस, सबने देखा होगा। ठीक है, हाँ टेस्टी होता है ऑब्वियसली, बट उसके पीछे लॉजिक है प्लाज्मोलिसिस का। देखो, अगर आपने उसके अंदर से सारा वाटर कंटेंट पहले ही निकाल दिया तो वहां पे स्पॉइलेज का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस जो है वो ड्राई कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकता। तो ये वाली चीज आपके काम आती है। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर किसी भी प्लांट को देते हैं तो वहां पर भी यूज किया जाता है इस कंसेप्ट को।
ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है विल्टेड, तो ये विल्टेड वर्ड आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा बाय द कंसेप्ट ऑफ विल्टिंग। ठीक है, ये हम सीखेंगे किस नाम से, ये हम सीखेंगे विल्टिंग के नाम से, वहां पे आपको ये क्लियर होगा। ऑलराइट, तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। क्लियर। अब आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक अभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इज देयर? ऑलराइट, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमें कवर करना था या हमने कवर किया है। कल की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट इम्बिबिशन, हम बात करेंगे अबाउट गटेशन, हम बात करेंगे अबाउट ब्लीडिंग, और हो सकता है कि इनकी बात मैं आपको बाद में भी समझाऊं क्योंकि इनका थोड़ा सा रिलेशन होता है ट्रांसपिरेशन के साथ। बट हाँ, श्योरली वी आर गोइंग टू हैव अ टॉक अबाउट इम्बिबिशन, कल की क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। और उसके आगे की चीजें फिर हम देखेंगे कि और कौन कौन सी चीजें होती हैं। फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे, तो एसेंट ऑफ सैप आ जाएगा, देन वी आर गोइंग टू हैव फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजों की बात करेंगे। ठीक है।